आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे इस दिवाली अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुए या फिर एनवायरनमेंट कॉन्शियस नहीं हुए तो ढेर सारे पटाखे तो आप फोड़ेंगे ही, उनमें कुछ रॉकेट भी शामिल होगा। रॉकेट फोड़िए, चलिए ठीक है, क्या रॉकेट के बारे में जानना भी हमारा धर्म नहीं है? अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रॉकेट हम दिवाली में उड़ाते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहे तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रॉकेट ठीक जिस समय इसका फ्यूल ख़त्म होगा, जब बारूद जल के ख़त्म होगा, ठीक उस समय इसके पास कितना वेलोसिटी रहेगा? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रॉकेट प्रोपल्शन पे जो फंडामेंटल इक्वेशंस में से एक होता है ज़ोलकोव्स्की इक्वेशन, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। वैसे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें ये कहता है कि अगर कोई रॉकेट उड़ता है स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, इसके बाद आसानी से ग्रेविटी को इंक्लूड किया जा सकता है। अगर कोई रॉकेट ग्रेविटी फ्री स्पेस में उड़ता है तो एक इंस्टेंट, मोशन का एक इंस्टेंट और दूसरे इंस्टेंट के बीच उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू उससे जो फ्यूल जलने के बाद जो बाहर निकल रहा है, जिसे कि एग्जॉस्ट कहा जाता है, उस एग्जॉस्ट का स्पीड इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मास। वो जो दो इंस्टेंट है, एक इंस्टेंस और दूसरा इंस्टेंस मोशन का, पहले इंस्टेंस में जो मास है दैट इज mi, मास इनिशियल, दैट मास इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल इंस्टेंस में जो उसका मास है विच इज मास फाइनल, दैट वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखें ग्रेविटी इंक्लूडेड नहीं है। अगर ग्रेविटी को इंक्लूड किया जाए तो ये इक्वेशन थोड़ा सा फॉर्म चेंज करता है और ये कुछ इस फॉर्म में हमें दिखता है। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है, एंड डेल्टा टी वही दो इंस्टेंट जो है उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस है, बिकॉज जी डेल्टा टी जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए फाइनली जो वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट चेंज इन वेलोसिटी में जो ग्रेविटी फ्री स्पेस का जो एक्सप्रेशन है माइनस जी डेल्टा टी विच इज द फैक्टर फॉर ग्रेविटी। इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो आप गौर से अगर ज़ोलकोव्स्की इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट का वेलोसिटी है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है फ्यूल जल के, वो वेलोसिटी आपके पास पता होना होगा। टू सिंप्लीफाई द सिनेरियो, हम ये मान लेंगे कि हम जो रॉकेट उड़ा रहे हैं उस रॉकेट में जो एग्जॉस्ट है उसका जो स्पीड है, दैट स्पीड इज कांस्टेंट। और भी कुछ असम्पशंस हमें लेने होंगे कि रॉकेट जो है इस तरह से वबल नहीं कर रहा है, कुछ दूर जाके ऐसे मुड़ नहीं रहा है, बल्कि वो सीधे ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम इस वाले इक्वेशन को पहले निकालेंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारे रॉकेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन। इसीलिए इस इक्वेशन को क्लासिकल रॉकेट इक्वेशन या फिर आइडियल रॉकेट इक्वेशन कहा जाता है। और चीज़ों को आसान रखने के लिए ऑब्वियसली हम लोग एरियल ड्रैग को जो है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको पता है एरियल ड्रैग अगर इंक्लूडेड होता है तो इक्वेशन डिराइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक तो यहाँ पर ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो उतना सिंपल सिनेरियो है नहीं कि हम ये कह दें कि इनिशियली जो एनर्जी है उस वही एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी गेन में एप्लीकेबल हो गया, सो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू mgh। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, प्लस हाफ mv², ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कह सकते हैं बिकॉज मास इज नॉट कांस्टेंट हियर। मास जितना ये फ्यूल जलते जा रहा है उतना इसका मास, रॉकेट का मास चेंज होते जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये खुद बहुत relatively to understand the thing is relatively complicated because इस समय मास चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है एरियल ड्रैग को इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं अभी 11th-12th स्टैंडर्ड पे। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाए।
जैसे कि आपने उस इक्वेशन में देखा, वहाँ पर कहा गया है ये जो बाहर निकल रहा है, उस इक्वेशन में था, वो इक्वेशन में एक टर्म के तौर पे वो था कि एग्जॉस्ट जो बाहर की तरफ निकल रहा है, लेट अस से उसका जो स्पीड है दैट स्पीड इज़ vx, और ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट सीधे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, बिल्कुल सीधे ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। लेट अस से ये ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बिल्कुल सीधे। इनिशियली रॉकेट जो है, यहाँ से हम लोग इसे छोड़ रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट है रॉकेट का। इनिशियल पॉइंट में हम पाते हैं कि रॉकेट जो है, इसका स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड इज़ 0, ये इनिशियल पॉइंट है। और फाइनली हमें ये देखना है कि जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, उस समय जब इसका फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, v फाइनल इस समय कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैच यही है कि इसका मास जो है, रॉकेट का मास, दैट मास इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट मास इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हाँ, यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हमें कंसिडर करना होगा, जैसे कि ये जो खोखा है रॉकेट का, दैट मीन जब बारूद नहीं हो तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसे हम खोखा कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो मास है, रॉकेट का जो मास है, लेट अस से दैट इज़ m इनिशियल, एंड फाइनली ऑफ कोर्स मास तो वो होगा नहीं, एंड दैट मास इज़ m फाइनल। हम ये पाएंगे कि फाइनल स्टेट में, जिस समय बारूद जल के ठीक ख़त्म हो जाएगा उस समय, वैसे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी इसके पास कुछ ऑब्वियसली स्पीड रहेगा, vf रहेगा, उस स्पीड से ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जो कि हम सेकंड चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक सर्टन स्पीड से बॉडी ऊपर की तरफ जाए तो और कितना ऊपर वो चढ़ सकता है। सो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ सिचुएशन है, मास फाइनल जो आप पाएंगे, दैट मास फाइनल आप पाएंगे दैट इज़ इक्वल टू एम्प्टी खोखा, मतलब ये जो इसका जो बॉडी है विदाउट बारूद, इसका जो बॉडी है विदाउट फ्यूल, वो उसका मास है m0। तो वही मास यहाँ पर फाइनली अपीयर करेगा, क्योंकि यहाँ पर बारूद जल के पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और आप ये पाएंगे कि मास इनिशियल ऑफ दिस रॉकेट दैट इज़ इक्वल टू खोखे का मास प्लस मास ऑफ द बारूद। चलिए b लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ f, क्योंकि f फ्यूल के जगह मैं बारूद लिख रहा हूँ, बिकॉज f स्टैंड्स फॉर फाइनल। सो ये दो चीज़ें हम पहले ही यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि एग्जॉस्ट जो बाहर निकल रहा है, इसका स्पीड थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट है। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा मान रहे हैं। आगे चल के कभी जब आप इस टॉपिक पे पढ़ेंगे तो उस समय आप देखेंगे धीरे धीरे आइडियलिस्टिक इक्वेशन रियलिस्टिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते जाएगा। वहाँ पर एक एक टर्म्स इंक्लूड होगा, वहाँ पर फ्यूल का प्रॉपर्टी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ते हैं आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो। इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग, वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, जितना बारूद जलेगा वेलोसिटी उतना बढ़ते जाएगा, या वेलोसिटी चेंज होगा बारूद जलने के कारण, मास भी चेंज होते जाएगा। दैट मीन हमें इसका डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करना होगा, हमें एक इंस्टेंट यहाँ पर कंसीडर करना होगा, और उसके थोड़े समय बाद dt समय बाद वो बॉडी कहाँ पर होगा वो हमें कंसीडर करना होगा। दो इंस्टेंसेस इंटरमीडिएट स्टेट में कहीं पर आर्बिट्रेरली हमने चूज़ कर लिया। हम मान लेते हैं यहाँ पर रॉकेट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में है, मैं ये डंडा हटा देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने 2 डंडा लिया था, उसका रीज़न ये था रॉकेट में कि बारूद अगर जल के ख़त्म हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास जो है डंडे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, फिर वो टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होके फिर वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन चूँकि वो फॉलो नहीं करेगा एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उस समय कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना भी वेलोसिटी का ही चेंज होना होता है। हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, यहाँ पर एक सिचुएशन मैंने आर्बिट्रेरी सिचुएशन कंसीडर कर लिया, यहाँ पर डंडी मैंने हटा दिया, ऐसे ही हटा दिया ताकि ड्राइंग में सुविधा हो।
और यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास जो है दैट मास इज m, और इस बॉडी का अभी जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज v। हमने ये देखा था कि हमने ये बात किया था कि जो रॉकेट है उस रॉकेट से निकला हुआ जो एग्जॉस्ट है उसका स्पीड है vx। ये vx एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अभी तक कंसीडर नहीं किया गया। आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ये बाहर निकल रहा है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करना है। बाद में जब साइन कन्वेंशन यहाँ पर अप्लाइड होगा उस समय हम vx को पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब लगा के हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। वेल, तो यहाँ हमें क्या दिखेगा, यहाँ रॉकेट के पर्सपेक्ट से अगर आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर की तरफ निकल रहा है और एग्जॉस्ट का स्पीड है vx। लेकिन अगर ग्राउंड के पर्सपेक्ट से आप देखते हैं, ग्राउंड के पर्सपेक्ट से आप इस रॉकेट में जितना भी बारूद है, जो रॉकेट है अल्टीमेटली जो रॉकेट है उसे भी आप ग्राउंड से देख रहे हैं, और निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है उसे भी आप ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करें तो ग्राउंड के पर्सपेक्ट में आपको एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट का स्पीड दिखेगा। चूंकि रॉकेट ऊपर की तरफ v स्पीड से चढ़ रहा है और रॉकेट के रेफरेंस फ्रेम में एग्जॉस्ट vx स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप ग्राउंड से ये देखेंगे कि एग्जॉस्ट जो है उसका स्पीड होगा v माइनस vx। इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन के हिसाब से हमने कंसीडर किया, हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के इसे कंसीडर किया, इसीलिए v माइनस vx हम लोग कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि रॉकेट का स्पीड ऊपर की तरफ है v पॉजिटिव, vx जो है ये भी एक एब्सोल्यूट टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, दिशा इंक्लूडेड नहीं है। ग्राउंड से हम देखना चाहते हैं एग्जॉस्ट का स्पीड क्या है, तो हमने क्या देखा, रॉकेट v स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो v उससे एग्जॉस्ट उल्टी दिशा में vx स्पीड से उतर रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि v माइनस vx, यानी हम कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट का स्पीड ऊपर की तरफ इतना है, बिकॉज ऊपर की तरफ को हमने पहले कंसीडर किया, नीचे की तरफ को उससे सब्ट्रैक्ट किया। तो दिस स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट विद द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड से ये दिख रहा है, यहाँ मैं लिख दूँ ग्राउंड से इस ये इंसान कहेगा ग्राउंड से इतना है, और ये ऊपर की तरफ अपवर्ड्स यानी पॉजिटिव, अल्टीमेटली साइन कन्वेंशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसे ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू के तौर पे। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस दौरान क्या होता है, यहाँ पर लेटस से यहाँ पर रॉकेट पहुँचा कुछ देर बाद, इस दौरान क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इस ड्यूरेशन में बहुत छोटा ड्यूरेशन है, इनफाइनाइटेसिमल ड्यूरेशन है। लेट अस से द ड्यूरेशन इज डेल्टा टी, द टाइम ड्यूरेशन इज डेल्टा टी, इस डेल्टा टी नहीं डी टी, आई एम सॉरी डी टी, बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है। तो यहाँ से इस दौरान यहाँ से यहाँ चढ़ते हुए थोड़ा तो मास बाहर निकलेगा ना, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से यहाँ चलते हुए इसने dm मास जो है, ये dm मास को एग्जॉस्ट किया, बाहर की तरफ निकाला, तो रॉकेट का यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड इट विल बिकम m माइनस dm। और चूंकि एग्जॉस्ट हुआ, मोमेंटम कुछ नीचे की तरफ एग्जॉस्ट के द्वारा फेंका गया, तो इसके स्पीड में भी इंक्रीमेंट होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर मान रहे हैं t प्लस डी वी इसका अभी इस इंस्टेंट में जो है इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी चीज़ को, ये एग्जॉस्ट जो है बाहर की तरफ निकला, एग्जॉस्ट बाहर की तरफ निकला, कितना मास निकला, dm मास निकला। ग्राउंड से हम देख रहे हैं ये जो dm मास निकला, इसका जो स्पीड है दैट स्पीड इज v माइनस vx। तो इतना मोमेंटम, दिस मास इनटू दिस वेलोसिटी, इतना मोमेंटम नीचे की तरफ फेंका गया।
ठीक है, उसी के कारण इस रॉकेट में ऊपर की तरफ कुछ मोमेंटम गेन होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम इसका मोमेंटम को कंसीडर करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका मोमेंटम था mv, आर्बिट्ररी मास m, आर्बिट्ररी वेलोसिटी जो है दैट इज v एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या मुझे कहना चाहिए दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है इंस्टेंटेनियस मास जो है रॉकेट का दैट इज m, एंड उस आर्बिट्ररी पोजीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v। दैट शुड बी इक्वल टू एक बॉडी, उसके पास कुछ मोमेंटम है इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में, लेट अस से दिस इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट मोशन, छोटे से मोशन में इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में जो सिनेरियो है मोमेंटम इसका mv है, वहाँ से कुछ बाहर की तरफ बॉडी निकला जिसके कारण इस बॉडी में ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला। एग्जॉस्ट का मोमेंटम नीचे की तरफ, इसे जो मोमेंटम गेन हुआ वो ऊपर की तरफ होगा। तो हम यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट में ग्रेविटी अब भी नहीं है, ग्रेविटी इंक्लूडेड नहीं है, वो बाद में इंक्लूड करेंगे हम लोग। इस जगह पे इसका मोमेंटम mv दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्योंकि बॉडी में एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर तो अलग ही तरह का इक्वेशन यूज करना होता। बॉडी अपने ही एक पार्ट को धकेल रहा है जिसके कारण उसे अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिल रहा है। एग्जॉस्टेड पार्ट को एक डायरेक्शन में मोमेंटम मिल रहा है, इसे ठीक उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी कि इस जगह पे मोमेंटम इज इक्वल टू यहाँ पर जो मोमेंटम है और साथ ही साथ एग्जॉस्ट का भी तो कुछ मोमेंटम है। तो फाइनल कंसीडरेशन में यहाँ mv इसका मोमेंटम और फाइनल कंसीडरेशन में दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट, और साथ ही साथ एक पार्ट बाहर निकला, ये एग्जॉस्ट बाहर निकला। तो इन दोनों मोमेंटम्स को ऐड करें तो mv होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट निकल गया उसके बाद का मोमेंटम विच इज m माइनस dm इंटू v प्लस dv, ये तो इसका है मोमेंटम, और एग्जॉस्ट जो निकला उसका मोमेंटम उसे भी जोड़ देंगे हम लोग, v माइनस वी एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे मास को, एग्जॉस्ट का मोमेंटम। सो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम mv, कैंसिल हो जाएगा, ये बाद में करेंगे कैंसिल, mdv, फिर नेगेटिव vdm और फिर नेगेटिव dm dv, ये तो कंसिडरेबल ही नहीं होगा dm dv, बिकॉज dm इनफाइनाइटेसिमल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। जितना छोटा आप कंसीडर कर सकते हैं उतना आपका परफेक्शन आएगा। मैथमेटिकली वैसे dm कह देते हैं, काम चल जाता है। थियोरेटिकली टू अंडरस्टैंड द थिंग कि जितना छोटा हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे उतना हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, जो भी हम पता कर रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो रियलिटी के उतने करीब आएगा। तो जैसे ही हम इसे कैंसिल कर देते हैं वैसे ही हम रियलिटी के पूरे करीब चले जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट रियलिटी पहुंच जाते हैं। बिकॉज इसे काट देने का मतलब ही यही है कि दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। आप जितना छोटा सोच सकते हैं, आपका सोच जितना छोटा जा सकता है या जितना छोटा पॉसिबल है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यहाँ थोड़ा क्लैश हो जाता है, मतलब सोचने में इंट्यूटिव क्लैश हो जाता है कि जितना छोटा आप सोच सकते हैं, इसे कैंसिल कर दे, इसका मतलब दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड आपका जवाब परफेक्ट आएगा। वैसे भी आप अगर दूसरे नज़रिए से भी देखें तो आप पाएंगे dm इज नेग्लिजिबली स्मॉल, dv वो भी नेग्लिजिबली स्मॉल। कंपैरेटिवली यहाँ इसके साथ इसे आप कंपेयर करें, यहाँ पर v है, यहाँ पर dv है, तो एक बहुत बड़ा टर्म, रिलेटिवली बहुत बड़ा टर्म, और एक बहुत छोटा टर्म, तो छोटा टर्म को बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा हो गया। इस वाले हिस्से को देखा जाए, प्लस vdm
माइनस Vx dm। तो यहाँ पर और भी कुछ कैंसलेशन होगा, ये। तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि m dv और इसे अपोजिट साइड में लेके चले जाएं, दैट इज इक्वल टू Vx dm। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसे हमने अपोजिट साइड में भेज दिया, अपोजिट साइड में 0 है। सो दिस थिंग वी आर गेटिंग। ये जो है, ये जो हमें मिला, यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि dm का कंसिडरेशन कैसे हुआ था। एग्जॉस्ट के मास के हिसाब से, एग्जॉस्ट का जो मास बाहर निकला उसके हिसाब से dm का कंसिडरेशन हुआ था। इसीलिए यहाँ चेंज इन मास हमें मिला था m माइनस dm। रॉकेट का चेंज इन मास हमें मिला था m माइनस dm, एग्जॉस्ट का मास हमें मिला था dm। तो हम एग्जॉस्ट से जो निकल रहा है या एग्जॉस्ट के तौर पे जो निकल रहा है, वो जो इनफाइनाइटेसिमल मास है जो चला गया, जो गया, उसके रेस्पेक्ट में हम dm का कंसिडरेशन कर रहे थे। ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, चलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फ्रॉम द व्यू ऑफ एग्जॉस्ट। लेकिन अगर रॉकेट के पर्सपेक्ट से देखें तो, रॉकेट के पर्सपेक्ट से देखें तो अगर dm मास बाहर की तरफ निकलता है, जब एग्जॉस्ट का मास पॉजिटिव होगा, मान ले, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, रॉकेट का एक सिचुएशन है, उसके पास अपना मास है, उससे मान ले 1 ग्राम बहुत छोटा, 1 ग्राम, आप उससे भी छोटा मान सकते हैं। कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है 1 ग्राम तो बहुत बड़ा मास है, आप जितना छोटा मान सकते हैं मान लीजिए, मैं 1 ग्राम कह रहा हूं। 1 ग्राम मास बाहर की तरफ निकला, मतलब मेरे लिए उस समय dm जो है, इस कंसिडरेशन के हिसाब से dm जो है वो 1 ग्राम होगा, पॉजिटिव 1 ग्राम होगा, ठीक है। चेंज इन मास फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जॉस्ट, ये 1 ग्राम हुआ, पॉजिटिव 1 ग्राम। लेकिन अगर रॉकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसी चीज को देखते हैं तो आप उसी दौरान आप ये पाएंगे कि रॉकेट का चेंज इन मास जो है, दैट चेंज इन मास इज नेगेटिव 1 ग्राम। 1 ग्राम पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव 1 ग्राम, बिकॉज द चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। दैट मीन चेंज इन क्वांटिटी, जिसे हम डेल्टा फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, इस तरह से जो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, और वो होता है फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगा, इनिशियल वैल्यू कम होगा, तो डेल्टा फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव आना चाहिए। एक्चुअली डेल्टा रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, कह देते हैं हम आसान भाषा के लिए चेंज इन, बट दैट इज इंक्रीमेंट इन, स्ट्रिक्ट फिजिक्स के नज़रिए से दैट इज इंक्रीमेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पर dm की बात किया जाए, रॉकेट के सेंस में अगर बात किया जाए, तो वही चीज़ नेगेटिव 1 ग्राम हो गया। यानी लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये डीएम एग्जॉस्ट के पर्सपेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा, हम चाहते हैं रॉकेट के पर्सपेक्ट से एग्जिस्ट करे, तो जो ये पॉजिटिव है वही नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन हमें यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इंक्लूड कर देना होगा, रॉकेट के सेंस में हमें देखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये पता करना चाहते हैं रॉकेट फाइनली यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी लेगा, और हमें जो इंटीग्रेट करेंगे वो रॉकेट के मास को वहाँ इंक्लूड करना होगा, बिकॉज हमें रॉकेट का इनिशियल मास और फाइनल मास पता है, एग्जॉस्ट पे कितना, क्या, किस समय कितना बाहर निकला हमें नहीं पता। हाँ, वैसा आप घुमा फिरा के उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर एलिगेंट कि रॉकेट के टोटल मास के हिसाब से आप इसे डिराइव करें। तो रॉकेट के पर्सपेक्ट से अगर हम देखेंगे द सेम थिंग हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव Vx dm, और ये जो हमें मिला, ये इस समय dm जो है, दैट dm रॉकेट के लिए चेंज इन मास है। सो फ्रॉम व्यू ऑफ रॉकेट, किस चीज़,
कौन सी चीज़? ये डीएम। डीएम को हम एग्जॉस्ट के नज़रिए से यहाँ पर देख रहे थे, अब डीएम को रॉकेट के नज़रिए से देख रहे हैं, बस साइन अपोजिट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा? यहाँ से आप देखिए, हम पता करना चाहते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी वीएफ, एंड व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी? ये फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल मास mi, फाइनल मास mf, बाद में आप mi की जगह m0 और mi की जगह m0 प्लस mb और mf की जगह m0 यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन पे पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, चूंकि हम वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, इसीलिए dv को एक तरफ रखेंगे, दूसरे तरफ मास अपीयर कर रहा है तो यहाँ m को दूसरे तरफ लेके चले आएंगे, और vx को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज vx चेंजिंग नहीं है, vx इज कांस्टेंट, vx इज कांस्टेंट। और ध्यान दें, और एक बात, यहाँ पर ये जो Vx है दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सिर्फ Vx की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट, इसीलिए यहाँ पर V माइनस Vx है, और उसी से आगे हमें ये मिला। तो आप ये ना सोचें कि Vx जो है दैट इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी क्योंकि एग्जॉस्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड था। ठीक है, हमें पता करने के लिए यहाँ इंटीग्रेट करना होगा, उससे पहले रीअरेंज कर लेते हैं, dv को एक तरफ रखते हैं और यहाँ नेगेटिव vx और 1 डिवाइडेड बाई m dm। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसे कंसीडर करने की तो ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा ये। अब दोनों तरफ हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेशन और बाहर ही रख देते हैं इसे, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रख देते हैं। अब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या आप डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे? क्या करना चाहते हैं आप? मैं तो कहूँगा कि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करें एंड देन वी विल मूव टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण भी देख लीजिएगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेनिफिट क्या होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बेसिक डिफरेंस हमें मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरफ हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और ऐसे इस डायरेक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब वैसे क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से हम उसे परफॉर्म करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयरिंग, उसके फिर उसका वैल्यू पता करना होता है, बट दैट इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, पर उसका एक खास बेनिफिट होता है। अब देख लीजिएगा बेनिफिट क्या है। ओके, सो अगर मैं इसे परफॉर्म करता हूँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँगा तो मैं कहूँगा दैट थिंग इज़, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल टू फाइनल। हमें इनिशियल स्टेट का बहुत कुछ पता है, इनिशियल स्टेट का वेलोसिटी 0 है ये पता है, मास mi है ये पता है, फाइनल स्टेट का वेलोसिटी हमें पता करना है vf एंड mf हमें अगर पता हो तो, हमें mf तो पता है, द खोखा, द मास ऑफ द खोखा, एंड mi भी हम मेज़र कर सकते हैं नाप कर। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हुए हम कहेंगे इनिशियल स्टेट में वेलोसिटी 0, फाइनल स्टेट में vf एंड दैट इज इक्वल टू, ये आप वैसे इस चीज़ को 0 टू vf ही लगेगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं कि यहाँ से ही यहाँ कंसीडर करें, हम किसी भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ टाइम मोशन के पॉइंट ऑफ मोशन को कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें उसका मास पता हो, यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी एंड मास पता हो, और इस जगह पे अगर मास पता हो तो इस जगह पे वेलोसिटी पता कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो सिनेरियो था उस पर हम लोग आ रहे हैं, 0 टू vf, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड यहाँ पर इसे जब इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में mi, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम में मास mf और 1/m dm, इसे जब परफॉर्म करेंगे, ये तो बड़ा आसान है, dv को परफॉर्म करें, dv का इंटीग्रेशन होगा तो ये v बन जाएगा, अपर लिमिट vf, लोअर लिमिट 0, तो दैट इज vf माइनस 0, दैट इज इक्वल टू vf एंड देयर नेगेटिव vx एंड 1/m dm, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ m,
सो नेचुरल लॉगरिदम ऑफ m, और आप गौर करें लिमिट यहीं पर बैठा थे, ठीक है, चलिए रख देता हूँ इसे एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूँ, लिमिट mi to mf एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव vx। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन हटाकर ये जो लिमिट्स है, लिमिट्स को स्विच कर सकता हूँ। बात तो बराबर है, क्योंकि ऐसा लिमिट mi टू mf का मतलब होगा जो भी वैल्यू है यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर डालें माइनस इनिशियल वैल्यू यहाँ पर डालें। वही माइनस साइन को अगर यहाँ पर डाल देते हैं तो वही फ्लिप कर जाएगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू पहले डालना होगा, फाइनल वैल्यू बाद में डालना होगा। यानी हम इस लिमिट को स्विच कर सकते हैं माइनस साइन को हटा के। तो इस माइनस साइन को यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ हटा के लिमिट स्विच्ड हो गया। नेचुरल लॉगरिदम ऑफ ये हो गया, फिर अपर लिमिट mi यहाँ पर चला गया पहले, माइनस नेचुरल लॉगरिदम ऑफ फाइनल मास यहाँ पर चला गया। ओहो, माइनस तो हट चुका है, माइनस साइन तो हमने हटा दिया है। एंड दैट इज इक्वल टू आप इस चीज़ को ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ mi डिवाइडेड बाई mf, सो दैट इज vx नेचुरल लॉगरिदम ऑफ इनिशियल मास डिवाइडेड बाय फाइनल मास। और यही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ज़ोलकॉफ्स्की इक्वेशन। ज़ोलकॉफ्स्की इक्वेशन यही चीज़ है। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे हमने जो यहाँ पर परफॉर्म किया, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ज़ीरो। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम कंसिडर कर सकते हैं, मोशन का दो पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हैव द चेंज इन वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर भी हमें मिला था। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चेंज इन वेलोसिटी इज़ vf, एंड दैट इज़ सेम एज उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसके पास कितना वेलोसिटी होगा, उस रॉकेट के पास जब बारूद ख़त्म होगा। सो दिस इज ज़ोलकॉफ्स्की इक्वेशन, वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो यहाँ से आगे अभी अगर आप ग्रेविटी को इंक्लूड करना चाहते हैं, खैर ग्रेविटी को बाद में इंक्लूड कर देंगे, यहाँ इसी चीज़ को हम ऐसे, हाँ बात कर रहे थे ना यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना, ठीक है, वो मैं भूल गया था, उसे भी कर लेना चाहिए मुझे, पहले वो कर लेता हूँ। सो अगर मैं इसे इनडेफिनेटली परफॉर्म करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँ मैं तो dv को इंटीग्रेट करने से v, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव vx 1/m dm, तो नेचुरल लॉगरिदम ऑफ m एंड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमें पता करना होगा। कैसे पता कर सकते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को? हम किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, उस मोशन के किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो ये डेटा है, इन डेटा को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मोशन के शुरुआत में इस जगह पे एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसी को मैं इस तरह से कह रहा हूँ, एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में जो है आप ये पाते हैं कि m जो है, m इज़ इक्वल टू mi एंड v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। शुरुआत में v तो ज़ीरो था, रॉकेट को जब आप जला रहे हैं, जस्ट जल के ये उड़ना शुरू करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी ज़ीरो है। खैर, तो यहाँ से आगे हम इस c को पता करने के लिए हम इसी चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि एट टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट v इज़ ज़ीरो एंड दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव vx। ये तो कांस्टेंट है, ये तो शुरू से इसका एग्जॉस्ट स्पीड सेम है, ये हमने मान ही लिया है, ये चेंज नहीं करेगा शुरू से अंत तक। एंड ln m की जगह हम कहेंगे mi और प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, c इज़ इक्वल टू दिस थिंग। तो यही वैल्यू अब यहाँ पर c के जगह पे पुट कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा v इज इक्वल टू, और v क्या है? v किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट रॉकेट। सो ये v दैट इज इक्वल टू vx ln m, और फिर m क्या है?
m उस पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस पॉइंट ऑफ टाइम मोशन के जिस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका इंस्टेंटेनियस मास जो है वो m है। एंड c की जगह पे दिस पार्ट vx ln mi, ln ऑफ mi, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ mi। अब इसे परफॉर्म करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू vx, कॉमन ले लेते हैं, ln mi, ln ऑफ mi माइनस ln ऑफ m। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं ln ऑफ mi ओवर m। फायदा क्या है इसका? ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कह रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एग्जॉस्ट स्पीड, एब्सोल्यूट स्पीड, एग्जॉस्ट स्पीड इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ इनिशियल मास डिवाइडेड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंस्टेंटेनियस मास है वो। सो इसका फ़ायदा है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी आपने उसके लिए इक्वेशन पता कर लिया, फिर इस वेलोसिटी से dv dt करके, फिर x डिस्टेंस, फिर उसे इंटीग्रेट करके हाउ मच डिस्टेंस, इस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ वो नहीं कर सकते हैं आप, इसके साथ वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी आपने यहाँ पर पता किया है, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। खैर यहाँ पर एक छोटा मोटा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए आपसे कहा गया है कि जो रॉकेट का इनिशियल मास है, आपको उस समय का वेलोसिटी बताना होगा। रॉकेट उड़ रहा है, मास घट रहा है, घटते उसका मास आधा हो गया, रॉकेट इनिशियली जो मास था, टोटल मास था, उसका मास आधा हो गया। तो फिर आप इस वाले इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये पता कर सकते हैं ठीक उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। इस इक्वेशन को यूज़ करें, m की जगह mi डिवाइडेड बाई 2 लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू vx एब्सोल्यूट एग्जॉस्ट वेलोसिटी इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, because m is equal to mi divided by 2, so natural logarithm of 2। आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को पुट कर दे, आपको वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आप तरह तरह के सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। बारूद आधा जला, उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? दैट मीन इसी चीज़ को हमें थोड़ा घुमा के लिखना होगा, फिर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू vx ln mi की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी में m नॉट खोखा का मास प्लस बारूद का मास डिवाइडेड बाय, अब ये m जो है दिस m इज़ mb डिवाइडेड बाई 2, तो आप यहाँ फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। आप ये कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाई mb, 2 m नॉट डिवाइडेड बाई mb। मैं बस आपको कुछ सिनेरियोज़ बता रहा हूँ, ऑन दैट प्लस 2, ये वैल्यू आपको पता होगा, ये भी वैल्यू आपको पता होगा, ये दोनों वैल्यूज इसे पुट कर दें एंड देन आपको वैल्यू मिल जाएगा। खैर हमें जो करना है अभी, ग्रेविटी इंक्लूडेड नहीं था ना, ग्रेविटी को इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर आप देखें, हम अगर रॉकेट का जो मोशन है, रॉकेट का मोशन यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, इसे अगर हम इंक्लूड करते हैं, लेट्स से यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा, दैट टाइम, रॉकेट को जो टाइम लगा, लेट अस से कि यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचने में इस रॉकेट को जो टाइम लगा, दैट टाइम इज़ लेट अस से कि डेल्टा टी। ठीक है, अब ये इसमें जो हमने फंडामेंटल इक्वेशन लगाया, जो बेसिक इक्वेशन डेराइव किया, जो कि ज़ोल्कोव्स्की इक्वेशन है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमने देखा, दैट फार्मूला इज़ दिस थिंग। अब मान ले उसका अपना चाल है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में इस चाल से चल रहा है।
अब जैसे ही ग्रेविटी को हम इंक्लूड करते हैं, अब अचानक ग्रेविटी वाला लेयर यहाँ पर डाल दें, ग्रेविटी का जो प्रॉपर्टी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रॉपर्टी होता है, उसके बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से ही अगर आप देखें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ अगर आप कितने समय तक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है बॉडी में, दैट इज डेल्टा टी, जी इंटू डेल्टा टी अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। इस केस में ग्रेविटी चूंकि नीचे पुल कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी कितना डिक्रीज कर रहा है वो मिलेगा। अब इसका अगर ग्रेविटी ना रहे तो इसके वेलोसिटी यहाँ से यहाँ एक सर्टन जीरो से वी अप तक पहुँचा। ग्रेविटी जी इंटू डेल्टा टी से, उस टर्म से जी इंटू डेल्टा टी से इसके वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा, अपना इफेक्ट दिखा देगा यहाँ पर। तो हम उस लॉजिक से, सिंपल लॉजिक से ये कह सकते हैं कि अगर ग्रेविटी को इंक्लूड किया जाए तो हम यहाँ पर सिंपली कहेंगे माइनस जी इंटू डेल्टा टी। ये वो फैक्टर है जी डेल्टा टी या नेगेटिव जी डेल्टा टी, वो फैक्टर होगा कि वो फैक्टर जो वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है। ये इतना वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो जी तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जी इज नॉट नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। चूँकि यहाँ पर इसका इफेक्ट नेगेटिव हो रहा है, नीचे की दिशा में इसका इफेक्ट होता है, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव होगा। और ये इतना पार्ट वेलोसिटी का रिड्यूस करेगा। ये आप जब चेंज इन वेलोसिटी पता करते हैं तो क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। Change in velocity, acceleration into time, because change in velocity divided by time is equal to acceleration. So acceleration into time is change in velocity. तो ये फैक्टर भी यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएगा। अब इस ऐसे ही और भी रिलेटेड वीडियोस के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा।